हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है राज और मैं आपका ई कॉमर्स होस्ट। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए बेल के आइकन को क्लिक करके आने वाले वीडियोस की तुरंत नोटिफिकेशन पाइए। दोस्तों, हमारे आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है कि जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन ई कॉमर्स इंडस्ट्री पर किस प्रकार होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और ये वर्तमान में लागू वैट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स आदि टैक्सेस को रिप्लेस करेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने भारतीय बाजार में ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए जीएसटी के लिए कुछ अलग नियम लागू किए हैं। तो आइए इस वीडियो में उस प्रणाली को अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जीएसटी के नियमों के अनुसार मार्केट प्लेस वेबसाइट्स जैसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट को ऑपरेटर कहा जाएगा और जो सेलर्स इन मार्केट प्लेस की सर्विसेज को यूज करके अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे और इन मार्केट प्लेस वेबसाइट से पेमेंट पाएंगे, उन्हें सप्लायर कहा जाएगा। दोस्तों, एक जरूरी बात समझने की यह है कि यदि आप ई कॉमर्स चैनल के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या आप अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। जीएसटी के साधारण नियमों के अनुसार यदि आप ऑफलाइन सेलर है और आपकी एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपीज से कम है तो आप जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं या आप एक एग्जम्प्टेड सेलर रहते हैं। लेकिन यदि आप ई कॉमर्स चैनल के थ्रू एक भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप सीधे सीधे जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब इस तथ्य से ज्यादातर मार्केट प्लेस सेलर को प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड सेलर होते हैं और उनके पास में वैट, टिन या सीएसटी नंबर होता है। लेकिन ऑनलाइन बुक सेलर्स, साड़ी सेलर्स, अनस्टिच फैब्रिक के सेलर्स या फिर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के सेलर्स जो कि अभी तक रजिस्टर्ड सेलर नहीं हुआ करते थे, अब से उस टाइप के ऑनलाइन सेलर भी जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे। दोस्तों, जीएसटी एक डुअल कंसेप्ट टैक्स सिस्टम है। ई कॉमर्स सेलर्स को इंटर स्टेट सेल्स यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर में ट्रांजैक्शन होता है जिसमें कि सेलर किसी एक राज्य का होता है और बायर किसी दूसरे राज्य का होता है। तो उस सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के ऊपर में उसे आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देने होंगे। दोस्तों, यदि बायर और सेलर दोनों एक राज्य से ही होंगे तो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के ऊपर में सेलर को सीजीएसटी और एसजीएसटी देना होगा। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, यदि ए वेस्ट बंगाल से है और बी महाराष्ट्र से है, ए सेलर है, बी बायर है और ए के पास में 100 रुपए का ऑर्डर आता है बी के थ्रू, तो इसके ऊपर में आप मान के चलो जीएसटी 18% है। तो टोटल ट्रांजैक्शन की वैल्यू 118 रुपए हो गई। अब जैसे ही ये गुड सेल होता है और पेमेंट रिसीव्ड होता है, ए सीधे सीधे 18 रुपए मतलब कि 18% जीएसटी देगा एज अ आईजीएसटी। लेकिन यदि ए एज अ सेलर ऑर्डर रिसीव करता है सी से जो कि वेस्ट बंगाल से ही है और ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है तो ट्रांजैक्शन की वैल्यू जैसे कि बताया था 118 रुपए, तो उसके ऊपर में जो 18% या 18 रुपए जीएसटी लागू होता है वो ए को गवर्नमेंट को सीजीएसटी 9 रुपीज और एसजीएसटी 9 रुपीज करके पे करना होगा। दोस्तों, जीएसटी ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूडेड रहेगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी कैटलॉग का एमआरपी 300 रुपीज है एंड उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू 236 रुपीज है। तो इसका ब्रेकडाउन कुछ ऐसा होगा।
₹150 अपने मान लेते हैं उस आइटम की कॉस्ट हो गई या उस आइटम की सेल वैल्यू हो गई, और ₹50 आपने कुरियर लगाया, तो 150 प्लस 50 ₹200 और जीएसटी रेट 18% रहेगा, तो 200 पे 18% जीएसटी दैट इज ₹36। ₹236 का इस तरह से ब्रेकडाउन हो सकता है और उसमें ₹36 आपको एज अ जीएसटी पे करने होंगे। दोस्तों, जीएसटी टैक्स प्रणाली के अनुसार अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जीएसटी के स्लैब आवंटित किए जाएंगे। अब इसमें जो सबसे निचली कैटेगरी रहेगी वो 0% या एग्जम्प्टेड कैटेगरी रहेगी, जो कि ज्यादातर फूड ग्रेन्स के ऊपर में लागू रहेगी, और इसके ऊपर 5%, 12%, 18%, 28%, 28% प्लस सेस या 40% तक भी जीएसटी जा सकता है। दोस्तों, वर्तमान डायरेक्ट टैक्स प्रणाली में यदि कोई मर्चेंट दूसरे स्टेट से सामान खरीदता है तो उसे उस पर सीएसटी देना पड़ता है, और वो सीएसटी सीधे सीधे उसके कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर में उसे इनपुट नहीं मिलता। लेकिन आने वाले जीएसटी टैक्स प्रणाली में यदि कोई मर्चेंट दूसरे स्टेट से सामान खरीदता है तो उसे उस पर भी इनपुट मिलेगा। इसमें दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ई कॉमर्स सेलर को जो रेमिटेंस मार्केट प्लेसेस से मिलता था, उसमें ट्रांजैक्शन के ऊपर में मार्केट प्लेस कई तरह के सर्विसेज ऐड करती थी और उस पर सर्विस चार्जेस भी लगाया जाता था, और उन सर्विस चार्जेस का इनपुट नहीं मिलता था, क्योंकि सर्विस टैक्स नंबर के लिए अलग से अप्लाई करना होता था। लेकिन आने वाली जीएसटी प्रणाली में गुड्स और सर्विस टैक्स एक ही हो जाएंगे, और जो सर्विस टैक्स एक मर्चेंट पे करता है उस सर्विस टैक्स के ऊपर में भी उसे इनपुट मिलेगा। दोस्तों, जीएसटी प्रणाली के अनुसार जो एक और चेंज आया है, उसके हिसाब से यदि स्टॉक आप किसी दूसरे प्लेस में, मतलब आपके एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में शिफ्ट करते हैं, तो वर्तमान में आपको जस्ट एक ट्रांसफर नोट बना के आप उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जीएसटी आ जाने के बाद में यदि आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में अपने स्टॉक को ट्रांसफर करना है तो आपको एक इनवॉइस रेज करना होगा और उस पर जीएसटी लगाना होगा, और उसके बाद में आप अपने स्टॉक को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं। ई कॉमर्स के हिसाब से इसे इस तरह समझना चाहिए कि जिन सेलर ने एफबीए यानी फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन या फ्लिपकार्ट अश्योर्ड जैसी सर्विसेज ले रखी है और वो अपने स्टॉक्स फुलफिलमेंट सेंटर्स में ट्रांसफर करते हैं, तो करंटली वो एक ट्रांसफर नोट बना के उस स्टॉक को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन आने वाली जीएसटी प्रणाली में आपको एक इनवॉइस क्रिएट करना होगा और उसके ऊपर में जीएसटी चार्ज करना होगा। दोस्तों, जीएसटी प्रणाली के अनुसार कंपनियां टीसीएस चार्ज करेंगी। सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के ऊपर में कंपनियां जब भी रेमिटेड करती है तो अभी तक वो पूरा पैसा सेलर को रेमिट कर देती थी अपने कमीशंस या अपने फीस काट के। लेकिन आने वाले जीएसटी रेजिम में सेलर को जो भी पैसा मार्केट प्लेस के थ्रू ट्रांसफर होगा उसमें 2% टीसीएस कट जाएगा और बाकी 98% सेलर को ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो 2% टीसीएस रहेगा ये सेलर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा होगा और टैक्स लायबिलिटी पे करते समय सेलर ये 2% उसमें से एडजस्ट कर सकेंगे। दोस्तों, आने वाले जीएसटी नियमों के अनुसार एचएसएन कोड मेंशन करना होगा प्रोडक्ट लिस्टिंग करते समय सेलर्स को। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी लिस्टिंग करोगे वहां पे एक कॉलम रहेगा एचएसएन कोड का और आप प्रोडक्ट की कैटेगरी के अनुसार एचएसएन कोड आपको मेंशन करने होंगे और इन्हीं एचएसएन कोड के हिसाब से जीएसटी के टैक्स स्लैब आवंटित होंगे। अब इसमें सिस्टम ये रहेगा दोस्तों, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट में किसी प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं, सोचो आप मोबाइल फोन लिस्ट कर रहे हो और उस पर 18% जीएसटी है और आप कुछ ऐसा कोड्स मेंशन कर रहे हो जिसके ऊपर में कम जीएसटी है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इस तरह अंडर टैक्सेशन या लो रेट ऑफ टैक्सेशन का मामला खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अब तक तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि इन फ्यूचर यदि आपको ई कॉमर्स बिजनेस करना है तो आपको जीएसटी रजिस्टर्ड सेलर बनना होगा और आपको एक जीएसटीएन नंबर लेना होगा।
यदि आप करंटली रजिस्टर्ड सेलर है और आपके पास में सेल टैक्स और वेट नंबर है और यदि आपने अभी तक जीएसटीएन के लिए अप्लाई या माइग्रेट नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द जीएसटीएन नंबर के लिए अप्लाई कर लें। इनिशियली आपको प्रोविजनल जीएसटी आईडी दी जाएगी और फाइनली ये माइग्रेटेड हो जाएगा। नए सेलर्स जो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उन्हें भी जीएसटी के लिए अप्लाई करना होगा। आइए समझ लेते हैं कि जीएसटीएन नंबर कैसा दिखेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे जैसे जैसे जीएसटी में नए नए अपडेट्स आते रहेंगे मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कीजिए और यदि आपको लगता है कि इस चैनल के थ्रू आपको काम की जानकारियां मिल रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।